अभी पिछले सेशंस में जितनी हमारी चर्चा हुई वो इस पर चल रही थी कि किस प्रकार हम पशु से एक संगठित समाज के रूप में बदल पाए। पशु से हम झुंड में आए, झुंड से हम पशुपालन, दूध के लिए, मांस के लिए ये करते रहे। इसके बाद में हम कृषि के कारण एक स्थायी आवास में रहने लगे और हमारी जो बसाहट थी वो धीरे धीरे बड़ी होती चली गई। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार कृषि या पशुपालन के अलावा भी दूसरे काम अब लोग करने लगे थे। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में श्रम का विभाजन कहा जाता है। मेरी इच्छा रहेगी कि मैं किसी भी अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र या मानव शास्त्र, किसी भी शास्त्र के किसी तकनीकी शब्दों का उपयोग ना करूं, क्योंकि उसके तकनीकी जो शब्द होते हैं उनका कई दफ़े ज़्यादा व्यापक महत्व होता है, ज़्यादा व्यापक अर्थ होता है, जिसे शायद हमारे प्रसंग में उनका उपयोग करना उचित नहीं होगा। अब हम ये देखेंगे कि समाज में जब ये कामों का बंटवारा हो गया और लोगों ने अपने वस्तु विनिमय करने का एक सिद्धांत बना लिया, उसे समाज ने स्वीकृति दी और लोग अपने अपने काम में लगे रहे, अपना अपना काम करते रहे, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही। इस समय तक जो भी लोगों के बीच में बंटवारा होता था, किसी भी सामान का जो वस्तु विनिमय जब हुआ करता था तो उसमें लगे हुए श्रम की ही गणना की जाती थी कि उसमें उस व्यक्ति ने कितना श्रम किया है और उसका क्या मूल्य देना, ये उसके श्रम पर आधारित रहेगा। हमने देखा कि कृषि और पशुपालन के बाद जब दूसरे कार्य शुरू हुए जिसमें कहीं ना कहीं किसी कौशल की आवश्यकता पड़ती थी, जब कौशल की आवश्यकता पड़ी तो ये निश्चित रूप से ये कुछ लोगों तक ही सीमित होने लगा, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त कौशल सब में अलग अलग होता है। किसी के कौशल का उपयोग हो पा रहा था, किसी के अंदर की जो संभावनाएं थीं वो छुपी हुई थीं, जो कालांतर में सामने आई, फिर वो लोग उन कौशलों का उपयोग करने लगे। तो हम ये देखेंगे कि एक सामान्य कामों से हट करके कुछ कौशल आधारित कार्य शुरू हुए और समाज ने सहर्ष इसे स्वीकार किया कि जिस चीज़ में कौशल का महत्व है उस चीज़ का जब मूल्य आकलन किया जाएगा तो उस बात को ध्यान रखा जाएगा। इससे कई फायदे हुए कि अधिकाधिक लोगों ने कौशल वाले कार्य करने उचित समझा। फिर कौशल में आपसी प्रतिद्वंद्विता के कारण कौशल का विकास भी हुआ और इससे समाज ही लाभान्वित हुआ। ये क्रम चलता रहा, लेकिन कहीं पर भी अन्याय या किसी प्रकार की कोई अव्यवस्थाएं या विवाद या कोई संघर्ष नहीं हुए। चीज़ें अच्छे तरीके से चल रही थी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे स्वतंत्रता चाहूँगा। ये हमारा विषय नहीं हो सकता, अभी नहीं है। कि आप देखेंगे सभी धर्मों में एक मान्यता है कि पहले का जो समाज था ज़्यादा न्याय संगत था और कई जगह जैसे भारत में इसे एक कल्पना की गई कि एक ऐसा सतयुग था। ये भी परिकल्पना है कि इस समय देवता पृथ्वी पर आया करते थे। जो दूसरा धर्म का एक धारा है संसार में जिसे सेमेटिक रिलीजन्स कहा जाता है, उसमें भी ईडन की कल्पना की गई है, जहाँ एडम ईव बड़े प्रेम से रहा करते थे। उनके बीच में कोई पाप का, जैसे ईसाइयत में या दूसरे धर्मों में जिसे पाप कहा गया है, वैसी कोई भावनाएं उनके अंदर नहीं हुआ करती थी। समाज भी लगभग ऐसा ही भोले लोगों का, जिनके अंदर लोभ लालच नहीं था, जो एक दूसरे की आवश्यकता दुख दर्द समझते थे और अपने परिश्रम का वो सिर्फ न्याय संगत प्रतिफल चाहते थे। इससे ज़्यादा उनकी इच्छा नहीं होती थी। संचय की आदत नहीं हुई थी, क्योंकि संचय के लायक चीज़ों उसके पास नहीं थी। कृषि का सामान हो,
चाहे दूध हो, चाहे मांस हो, या दूसरी जो रोज आवश्यकताओं की जो वस्तुएं थी वैसी नहीं थी कि जिसे संचय किया जा सके। हाँ, धीरे धीरे एक चीज़ आ रही थी जिसमें संचय की संभावना थी और जिसका मूल्य लोगों को समझ में आया। जैसे मैंने बताया, एक जो बसाहट होती थी, एक ग्राम हुआ करता था, एक विलेज जो भी कह लें उसे, इसमें सब आवश्यकताओं की चीज़ें, जिनकी आवश्यकताएं उन्होंने महसूस की थी, वो सभी चीज़ें उपलब्ध हुआ करती थी। धीरे धीरे कुछ दूसरे गांवों के लोगों का आना जाना शुरू हुआ और उन्होंने देखा कि इस गांव में ये चीज़ उत्पादन नहीं होता है और इसका ये उपयोग भी नहीं जानते हैं। दूसरे गांव के लोगों ने अपना सामान ला करके वहाँ विनिमय करना चाहा कि ये सामान ले लो और इसके बदले में हम ये सामान ले लो। इस गांव में मिर्च पैदा नहीं होती थी। दूसरे गांव का व्यक्ति आया, उसने बोला हमारे गांव में मिर्च बहुत पैदा होती है और हम आपको अन्न के बदले में ये मिर्च दे सकते हैं। तय हुआ, जो भी न्याय संगत या जैसा भी, उसने कहा मैं 10 किलो अन्न लेकर के 1 किलो मिर्च आपको दे दूंगा। लोगों को बहुत अच्छा सौदा लगा क्योंकि अच्छे मिर्च कम मात्रा में उपयोग होती है। वो मिर्च लेकर के बेचता रहा, आता जाता रहा। एक ऐसी परिस्थिति आई, शाम के समय एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि भाई आप 10 किलो गेहूँ के बदले 1 किलो मिर्च ले रहे हैं, मुझे 2 किलो मिर्च दे दो, 20 किलो मैं अन्न लेकर के आया हूँ। उस आदमी ने कहा नहीं भाई, मैं नहीं ले, अब मुझे मिर्च नहीं बेचना। बोले मिर्च तो आपके पास है, आप बेचेंगे क्यों नहीं? बोले नहीं, मैं नहीं, इसको नहीं बेच सकता। क्यों? बोले मैं यहाँ से जितना अनाज ले जाने की व्यवस्था करके आया हूँ, बैलगाड़ी या जो भी मेरे पास ले जाने का साधन है, मैं अब इससे ज़्यादा अन्य यहाँ से नहीं ले जा सकता। उसने बोला लेकिन मिर्च तो मुझे देना चाहिए आपको। बोला देना चाहिए, लेकिन मेरे पास में ले जाने की व्यवस्था नहीं है और जिस गांव का मैं रहने वाला हूँ, मुझे मालूम है वहाँ पे अनाज की कितनी आवश्यकता, कितनी कमी थी, जिसको की पूर्ति हम मिर्च द्वारा करना चाह रहे हैं। और भी हम दूसरी जो चीज़ें लाते हैं, हमारे यहाँ जितनी अन्न की आवश्यकता है वो लगभग अब पूरी हो चुकी है। जब उस आदमी ने बार बार मांगा, उसके घर की तरफ देख करके उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको 2 किलो मिर्च दे दूंगा, ये थाली जो है तुम्हारी तांबे की या जिस भी धातु की थी, ये लेकर के मैं आपको 2 किलो मिर्च दे सकता हूँ। इसने भी सोचा ठीक है, 2 किलो मिर्च के लिए मुझे ये थाली देना पड़ रहा है और ये थाली जो है ये 20 किलो अन्न देने से मुझे फिर से गांव में मिल जाएगी, और बोले थाली ले जाओ। ये स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठा उसके मन में कि ये क्या बात है, ये 20 किलो अन्न लेकर के नहीं दे रहा था और थाली ले ली है। उसको उत्तर भी मिल चुका था कि उसके पास में ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। धातु थोड़ी सी थी, वजन कम था, कॉम्पैक्ट थी और उसे ले जाया जा सकता था। धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आया कि धातु का महत्व इस गांव में या दूसरे गांव में या तीसरे गांव में या चौथे गांव में धातु का महत्व है, और यदि हमारे पास में धातु रहती है तो हम समय पड़ने पर उसको बाजार में से हम सामान खरीद सकते हैं। इसी प्रकार कई दफ़े ऐसा हुआ, उसने बोला ठीक है भाई, आपको गांव वालों को ये जितनी मिर्च मेरे पास बची है ये मैं दे देता हूँ, ये जो एक गाय है ये मुझे दे दीजिए, ये मैं ले जाऊँगा, हमारे गाय दूध देगी, गाय तो खुद चल के चली जाएगी। तो गाय भी कभी कभी सामान खरीदने के लिए उपयोगी रही। अब ये देखिए, धातु का महत्व आदमी को ये समझ में आया कि ये हर जगह चलती है, दूसरे गांव वाले भी इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर धातु की एक विशेषता थी, और वो विशेषता ये थी
कि उसके जो अपने खुद के उत्पाद थे वो क्षय हो जाते थे, समय के साथ नष्ट हो सकते थे। गेहूँ हो, चाहे दूध हो, चाहे मांस हो, चाहे दूसरे कई सामान, ये समय के साथ नष्ट हो सकते थे। लकड़ी का सामान भी नष्ट हो सकता था, अग्नि का भय रहता है लकड़ी को। लेकिन धातु ऐसी चीज़ है जिसकी आयु बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे समय तक वो पास में रह सकती है, उसे रखा जा सकता है। जब आगे चलकर समाज में अव्यवस्थाएं फैलने लगी तब धातु का एक और महत्व बढ़ गया कि इसको छुपा करके भी, कहीं गड़ा करके भी रखा जा सकता है। इस प्रकार धातु का महत्व बढ़ने लगा और धातु कर्म करने वालों ने उसका फायदा भी उठाया और अधिक से अधिक धातु कर्म शुरू हुए और जो समय जो ज्ञात धातुएं थी उनका लोगों ने संचय करना शुरू किया और विनिमय का एक ये अच्छा साधन बन गया। एक जैसे रोटी बेलने के लिए जैसे पेड़ा जैसा बनाया जाता है, ऐसे बड़े बड़े थप्पे बना करके लोगों ने धातु रखना शुरू किया। अधिकाधिक समाजों में इस तरीके के धातु के टुकड़े पाए गए हैं जिनका काफ़ी वजन हुआ करता था और जिसे लोग संचय करके रखते थे सुरक्षित तरीके से। अब जब कुछ लोगों के पास में अपने खर्चों के अलावा धन बचता था तो ये धातु खरीद के रखते थे, कभी बर्तन के रूप में रख लेते थे, कभी कुछ भी उसके बना लेते थे। और जब महंगी धातुओं का आविष्कार हुआ तो उसके आभूषण बनने लगे और जो चीज़ जितनी कम उपलब्ध थी उसका महत्व उतना बढ़ता चला गया। अभी बीच में थोड़ा सा बहुत रोचक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि वॉरेन बफेट से सोने के बारे में पूछा गया कि सोना इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है और सोने की क्या संभावनाएं हैं। तो वॉरेन बफेट ने बड़ा सीधा सा उत्तर दिया कि सारे संसार का सोना 20 मीटर के क्यूब में ख़त्म हो जाएगा। लोगों को ये अंदाज़ है कि संसार का पूरा सोना अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो शायद कोई पहाड़ तैयार हो जाएगा। नहीं, केवल 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 20 मीटर ऊंचा सोने का अगर एक पिंड बनाया जाए, कोई ब्रिक्स बना के रखी जाए तो बस इतना ही संसार आज सोने में है, सोने का है। इसके अलावा सोना नहीं है और उसके आने वाले समय में भी आने की संभावना नहीं है। सोने का महत्व निश्चित रूप से ये तो था कि उस समय तो धातुएं पता चली, तांबा, लोहा, जस्ता, जिंक, स्टेन, टिन जिसको कहा जाता है। लेकिन सोना एक ऐसी धातु देखी गई कि जिसका क्षय नहीं होता था और वो लगभग अक्षय मानी गई। यहाँ तक कि कई 100 साल के बाद पता चला कि दुनिया में कोई ऐसा एसिड बनाया जा सकता है और वो भी मिक्सचर करके बनाया गया, एक्वारिजिया जिसे कहा जाता है। सिर्फ वही अम्ल जो था, वही एसिड जो था, वो उसको घोलने में सक्षम था। तो इतनी अक्षय धातु और इतनी कम उपलब्ध और आभूषण में इतनी सुंदर दिखने वाली इस चीज़ का महत्व बना। चलिए हम वापस आते हैं कि मनुष्य ने धातु रखना शुरू किया। जब समाज इस तरीके से संगठित हुआ था कि उसकी उस विनिमय की एक दर मान ली गई थी, तब तक ये सब चलता रहा। आने वाले समय में अभी हम देखेंगे कि ये जो विकास है समाज का या आर्थिक जो विकास चल रहा था, इसके साथ साथ राजनीतिक विकास की भी शुरुआत हुई। अभी तक मनुष्य सामाजिक रूप से संगठित हो रहा था, आर्थिक क्रियाकलापों में संगठित हो रहा था, एक दूसरे पर आश्रित होता चला जा रहा था और इस प्रक्रिया में उसका जीवन स्तर सुधरता चला गया। जीवन स्तर सुधरने के अलावा जो लोग इन कौशल के कार्यों में लगे हुए थे, उन लोगों के अंदर अपने काम को और उत्कृष्ट ढंग से करते चले जाना, इसका प्रयास चालू हुआ। जैसे हम आज टेक्नोलॉजी कहते हैं, इस तरीके से विज्ञान को व्यावहारिक उपयोग में लाना, ये तभी संभव होता है जब से उद्योग, समाज या व्यापार स्वीकार कर लेता है और उसको उपयोगी देखता है या
उपयोगी बनाने का तरीका ले आता है, अन्यथा विज्ञान इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। वो सिर्फ एक लेबोरेटरी की चीज़ें पड़ी रह जाती हैं, शेल्फ में उसके शोध के कार्य पड़े रहते हैं। जब तक कि वो समाज के लिए कोई उपयोगी रूप में नहीं आता है सामने, तब तक किसी भी विज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता। अभी देखिए, जितनी भी नई नई चीज़ें, नए नए विज्ञान की जो बातें पता चल रही थी, वो सारी उपयोग होने लगी। हर व्यक्ति धातु वाले ने धातु में, मिश्र धातु में, जिन्हें हम अलॉयज कहते हैं, अलॉयज निकाली, जिनमें कुछ एक विशेष गुण हुआ करता था, और निरंतर धातु कर्म, भवन निर्माण, यहाँ तक कि कृषि, इन सब कार्यों में भी कौशल का महत्व बढ़ने लगा और टेक्नोलॉजी, विज्ञान इसकी मदद करता रहा। और भी इस समय मनुष्य ने बहुत सारी क्रियाकलाप शुरू किए। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि मनुष्य ने जो चीज़ उसे स्वाद में अच्छी लगती थी उससे खाया करता था, और जिससे जो थोड़ी सी भी अरुचिकर कोई भी चीज़, अगर उसका स्वाद उसको खराब लगता था तो उसे त्याग देता था, उसको बाद दोबारा छूता नहीं था, और लोगों को चेतावनी देता था तो मत छूना, कड़वा है। कुछ लोगों के अंदर ये जिज्ञासा हुई इस कड़वी चीज़ को खाकर तो देखें क्या होता है, और जब उसने खाया तो उसको नई चीज़ सामने आई कि उसमें कुछ और गुण होते हैं। ऐसे बार बार, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में खा लेने से शरीर के ऊपर उसने प्रभाव देखे। कभी उसने देखा कि उसको खा लेने से उसका सवेरे बड़ी मुसीबत हो गई, उसको मल बाहर नहीं निकला, ये चीज़ मैंने खाई, अरे ये तो बिल्कुल जाम कर दिया हमारे पेट को। किसी चीज़ को खाया तो आधा घंटे के अंदर ही उसकी हालत ख़राब हो गई, दस्त हुआ उसको। अब ये उन्होंने इससे जोड़ा कि यदि किसी व्यक्ति को दस्त हो रहे हैं तो वो दवा दे दी जाए, जो पहली दवा थी जिससे मल जो है कड़ा हो गया था, वो दिया जाए तो शायद फ़ायदा होगा। जिसका मल कड़ा था उसे ठीक करने के लिए उन्होंने देखा जिससे दस्त हो जाता है, वो दवा उसको दी जाए। इस प्रकार औषधियों का मनुष्य से सामना हुआ और उसका उसने उपयोग करना भी शुरू किया। जिस प्रकार दूसरे कौशल लोग विकसित कर रहे थे, उसी प्रकार ये औषधियों में भी कुछ लोगों का विशेष रुचि, कोई छोटा बालक या थोड़ा युवा जंगल की ओर निकल गया, नए नए उसने पौधे देखे, उनको खाया, खाने के बाद उसका प्रभाव देखा, लोगों को बताया कि इसका ये प्रभाव हो रहा है। उस प्रभाव के आधार पर उन्होंने चिकित्सा के लिए नई नई औषधियों का पता लगाया, उसको उपयोग किया, उसकी औषधियाँ बनाई, और एक नया वर्ग आया जो कौशल के से ज़्यादा ज्ञान पर आधारित था, जो कार्य ज्ञान से पूरे हुआ करते थे। निश्चित रूप से ज्ञान का अर्थ होता है अनुभव और लंबे समय का अनुभव। अब ध्यान से देखिए, जो निम्नतर कार्य कर रहे हैं उन लोगों का काम कभी भी कोई भी शुरू कर सकता है, जिसको मनुष्य का पशु शरीर जो है, अगर स्वस्थ शरीर मिला हुआ है तो वो सारे काम तुरंत कोई भी दूसरा व्यक्ति शुरू कर सकता है। थोड़ी सी हल चलाने के लिए थोड़ी सी योग्यता चाहिए, थोड़ा सा अनुभव चाहिए, लेकिन वो जल्दी सीखा जा सकता है। लेकिन लकड़ी या लोहे या तांबे का काम करने के लिए ज़्यादा कौशल की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी ये 2 महीने 4 महीने, और यदि प्राकृतिक, यदि किसी के अंदर वो प्रतिभा है तो वो और जल्दी भी सीख जाते थे। कम प्रतिभावान थोड़ा ज़्यादा समय में सीख लेते थे, लेकिन लगभग सभी लोग ये कार्य कर सकते थे। हाँ, उनके कार्य में गुणवत्ता में तो फर्क हुआ करता था। फिर भी यदि किसी वस्तु की ज़्यादा आवश्यकता हो जाती थी तो निम्न गुणवत्ता का सामान भी चल जाया करता था। जैसे हम अपने देश में देखते हैं, कुछ लोगों ने कहा है कि एनीथिंग सेल्स इन इंडिया, इंडिया में कोई भी चीज़ बिक जाती है, क्योंकि जितनी यूनिट्स की ज़रूरत है उतनी यूनिट्स उत्कृष्ट तरीके से पैदा करने से जो उसका मूल्य होगा वो सब लोग नहीं दे सकते। तो जो निम्नतर जो कारीगर हैं या निम्नतर जो टेक्नोलॉजी है उससे काम चलता रहता है। ये भी उस समय पर भी हुआ। अब ये ज्ञान का क्षेत्र खुला, जिसमें औषधि विज्ञान था, गणित था,
जैसे जियोमेट्री जिसे बोलते हैं वो शुरू हुई। जियोमेट्री जियो मीन्स ज़मीन, मेट्री मीन्स उसको नापना। जियोमेट्री का प्रारंभिक उपयोग ज़मीन की नाप करने के लिए किया गया कि ऐसे बेडौल कोई ज़मीन का टुकड़ा था, दूसरा टुकड़ा भी बेडौल था, अब दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, इसकी क्या नाप है, इसका क्या मूल्य होना चाहिए, इस ज़मीन के बदले कितनी गाय देना चाहिए, इस ज़मीन के बदले कितनी गाय देना चाहिए या कितनी धातु देना चाहिए, ये तय करने के लिए ज़मीन की नाप शुरू हुई और जियोमेट्री आई। जियोमेट्री बड़ी क्लिष्ट जियोमेट्री भी धीरे धीरे विकसित हुई, क्योंकि जिनके पास समय था वो और गंभीर थे अपने विषय, सिर्फ बुद्धि विलास के लिए नहीं, जो गंभीर थे इस विषय में, कुछ जानना चाहते थे, कुछ समाज को देना चाहते थे, तो उन्होंने इसका विकास किया। तो ये अकुशल, अर्धकुशल, कुशल कारीगर और इसके बाद में ऐसे व्यवसाय शुरू हुए जो ज्ञान पर आधारित थे। निश्चित रूप से ज्ञान पर आधारित लोगों को विशेषाधिकार समाज में दिए जाने लगे। इसके पीछे कोई मंशा अभिजात वर्ग पैदा करने की नहीं थी। समाज ने महसूस किया था कि यदि कोई व्यक्ति 20 वर्ष तक औषधियों के साथ काम करने के बाद में कोई ज्ञान पर किसी स्थिति पर पहुंचता है तो उसका रिप्लेसमेंट जल्दी नहीं किया जा सकता। इसलिए इन लोगों को समाज में थोड़ा सा इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, इनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाए और इनको प्राथमिकता दी जाए। आपस में बैठते हैं तो उनको थोड़ा सा उच्च स्थान दो, क्योंकि ये ज्ञान पर आधारित कार्य कर रहे हैं। कई जगह पे सारे संसार में कई ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं जहाँ पे इनको बहुत सारी इम्यूनिटीज़ दी गई। कभी कभी इनसे कोई भूलवश कोई काम हो जाते थे तो इनको विशेष इम्यूनिटीज़ दी गई कि नहीं भाई ये ज्ञानी लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा सा विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। देखिए आगे चल के अभी हम राजनीतिक विकास में फ्रेंच रेवोल्यूशन या यूएन चार्टर इस सब की चर्चा करेंगे। इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन में अमेरिका के संविधान बनते समय जो बातें हुई हैं उसमें इस चीज़ को स्वीकार किया गया है कि किसी को भी विशेषाधिकार नहीं होंगे सिवाय उस परिस्थिति के जबकि वैसे विशेषाधिकार किसी व्यक्ति को देना समाज के हित में हो, तब उसको विशेषाधिकार दिए जा सकते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज बिल्कुल नई दुनिया बना रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन तो पूरी दुनिया के इतिहास का बहुत बड़ा लैंडमार्क है, हम अभी आगे चल के देखेंगे। इसमें भी ये माना गया कि यद्यपि मनुष्य समान इक्वालिटी, लेकिन कुछ लोगों को विशेषाधिकार देना है। तो ये समाज में समता अब कम होने लगी थी। आर्थिक विषमता आ रही थी परिश्रम के कारण, कौशल के कारण, ज्ञान के कारण, लेकिन फिर भी सब लोग खुश थे। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेंज आता है काफ़ी समय बीतने के बाद, और जो सतयुग है वो समाप्ति की ओर है। वो क्यों है देखिए, सब लोग मिलकर के रह रहे थे। अब ये तो जैसा दूसरे पशुओं में देखा जाता है, सभी में पार्श्विक बल समान नहीं होता, कोई ज़्यादा बलवान होता है, कोई कमज़ोर होता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि विवाह को समाज की स्वीकार्यता देना और फिर उसको लागू करवाना, ये समाज की जो चुनौती थी, इसमें समाज सफल होकर के बाहर निकला था कि यदि कोई चीज़ न्याय संगत है तो बलवान व्यक्ति को उसके बल पर उसको डिस्टर्ब करने नहीं दिया जाएगा और पूरा समाज न्याय की तरफ रहेगा। अभी ये समाज सामाजिक और आर्थिक रूप से जुड़ा था। राजनीतिक रूप से जुड़ने की आवश्यकताएं क्यों पड़ी, अभी हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अभी यदि सभी लोग जो आपस में तय करते हैं कि हमारा व्यवहार ऐसा रहेगा और जो उसको उचित लगता है वैसा करते रहते हैं, तब तक कहीं कोई झंझट नहीं है। बात तब बिगड़ती है जब कोई बलवान लोग ये समाज के जो नियम हैं इन्हें मानने से इनकार कर देते हैं।
ये नियम जैसे अपने भारतीय संस्कृति में ये सभाओं द्वारा बनाए जाते थे। तो जो सभा का कहना मानता था उसे सभ्य कहा जाता था, और सब जो सभाएं में उपस्थित नहीं होता था या सभाओं के बनाए हुए नियमों को नहीं मानता था उसे असभ्य कहा जाता था। और असभ्य लोगों के ऊपर सभ्य लोग दबाव बनाते थे। जितना भी राजनीति शास्त्र के जितने भी चिंतक हैं उन्होंने ये बताया है कि जब शुरू में जब कोई व्यक्ति समाज के नियमों को नहीं मानता था तो उसका बहिष्कार किया जाता था, और बहिष्कार होने तक ही ये उनका पूरा न्याय सीमित था। बहिष्कार के आगे वो कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन कभी देखा गया कि बलवान व्यक्ति बहुत ज़्यादा मर्यादा से बाहर जा रहे हैं और इनको नियंत्रित करना ज़रूरी है। अभी एक पहलवान है, किसी दूसरे के घर के सामने अपना बैल बांध दिया, वहाँ बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को दिक्कत होने लगी, महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होने लगी। बुलाया, भैया अपना बैल अपने घर के सामने बांधो। उसने बोला नहीं, ये यहीं बंधा रहेगा। जिसका घर था वो बेचारा दुबला पतला, ये दारा सिंह थे। इन्होंने उसका कहना नहीं माना। क्या करेगा व्यक्ति? समाज के दूसरे लोगों के पास गया और बोला भाई अभी जो सिर्फ बहिष्कार से तो ऐसे लोग मान नहीं रहे हैं। तो समाज ने तय किया ठीक है तुम पहलवान हो, दूसरे लोगों को, जो दूसरे दो पहलवान थे, बोले इसको पटक दो उठा के, ठीक करो इसको, और अगर ज़्यादा करता है तो इसके हाथ बांध दो और इसको कमरे के अंदर बंद कर दो। और उसको कह दिया जाता था कि इतने समय के अंदर आप गाँव छोड़ करके चले जाएं। दे यूज्ड टू बी बैनिश्ड, जाइए बाहर, आप नहीं रह सकते यहाँ। सभ्य समाज निष्कासित किया जाता है आपको। और समाज इतना संगठित होता चला गया ऐसे लोगों के विरुद्ध, और ऐसे लोगों को उन्होंने तैयार किया। यदि आवश्यकता पड़े तो कितना भी बड़ा पहलवान हो और वो 2 या 4 नियम तोड़ने वाले हों तो उनको भी सब लोगों को मिल करके उसका सामना करना है। जितनी भी ये पनिशमेंट की थियरीज़ हैं, रोमन लॉ है, अपने भारत के हैं, बाद में एंग्लो सैक्सन लॉज हैं, इसमें सब में ये परिकल्पना है कि किसी भी व्यक्ति को दंडित कैसे किया जाए। उसमें एक थियरी आती है रेट्रीब्यूटिव थियरी, बदला लेने की। यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ है, किसी दूसरे लोगों ने ऐसा व्यवहार किया है, तो समाज संगठित रूप से बदला लेगा। सेल्फ हेल्प मत करो, आप खुद कानून को हाथ में मत लो, आपके तरफ से कानून बदला लेगा। ए टूथ फॉर ए टूथ एंड एन आई फॉर एन आई, जो पहले रोमन्स का जितना कड़ा नियम था, ये किसी की आँख फोड़ी तो इसकी आँख फोड़ दो, इस प्रकार का नियम था। निश्चित रूप से आज का सभ्य समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। आज का सभ्य समाज तो पब्लिकली किसी की फ्लॉगिंग, किसी को कोड़े मारे जाए उसको भी स्वीकार नहीं करता है। दुनिया के कई देशों में दंड भी बंद किया गया है। फिर भी समाज जिन परिस्थितियों में था उन परिस्थितियों में इस तरीके का न्याय ही होता रहा। जब समाज का आकार बढ़ता चला गया, 2-4 गांव आपस में मिलकर के रहने लगे, बढ़ते रहे, फैलते रहे, उनका सामान्य उन्होंने स्वीकार कर लिए थी। आपस में विनिमय का सामान का विनिमय करने के लिए या धातु का एक निश्चित महत्व मूल्य हो गया था। तो इससे समाजों का आकार बढ़ गया था। अभी देखिए जितने भी ये जो काम होते थे, जो व्यक्ति की ऐसी आवश्यकताएं होती थी रोज की, उनकी पूर्ति किया करता था। अब समाज के सामने कुछ दूसरी चीज़ें आई। उन्होंने देखा कि बरसात में एक घर से दूसरे घर आने जाने में या अपने खेत तक जाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कठिनाई होती है। उन्होंने देखा कि जब उस हम पहाड़ के पास में घूमते हैं तो वहाँ पर तो कीचड़ नहीं होता है, वहाँ पर तो हम बरसात में भी आ जा सकते हैं। वहाँ की मिट्टी जो है या जो पथरीली वो है, उसको यदि हम ला करके यहाँ डाल दें तो हम बरसात में आ जा सकते हैं। भारी सामान भी हम अपने गाड़ियों में भर के ले जा सकते हैं। सब लोगों ने तय किया, अपनी अपनी बैलगाड़ियाँ उठाई। सब ने कहा भाई 20-20 बैलगाड़ी ला करके गाँव में बीच जो मार्ग है इसमें ला करके डाल दो, और उसको अच्छे से बिछा दिया। वो जगह खड़ी हो गई, आने जाने में आसानी होगी। नदी में नहाने के लिए जाते थे,
जो एबल बॉडी जो स्ट्रांग लोग थे वो आराम से नदी में तैर के और किनारे आ जाते थे। महिलाओं बच्चों को तकलीफ हो रही थी। उन्होंने बोला नहीं भाई, यहाँ पे कुछ पत्थर रख दिए जाएं ताकि महिलाएं यहाँ बैठ करके अपना नहाना धोना कपड़े साफ करना जो भी करना है ये पत्थरों पर बैठ कर करें। धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य ने भवन निर्माण की और दूसरी क्रियाकलापों में विकास किया था, तो जिसे हम आज घाट कहते हैं, ऐसे घाटों का निर्माण सब लोगों ने मिलकर के कर लिया। एक गांव तक जब क्रियाकलाप सीमित थे तब तक इतना चल जाता था। जब एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ना है, बड़ी लंबी रोड है, तो 2-4 गांवों का आपसी सहयोग हुआ और उन्होंने ऐसे मार्गों का निर्माण किया जिसे पब्लिक वे बोलते हैं, हाईवे या जो भी कहिए। इनका निर्माण भी उस समय पे किया गया। तो मनुष्य के क्रियाकलाप सिर्फ अपनी दैनिक आवश्यकताओं से बढ़ करके आगे, जिसे आज की भाषा में हम पब्लिक वर्क्स कहते हैं, पब्लिक वर्क्स भी उनकी जिम्मेदारी बनी। ये भी एक जिम्मेदारी थी, धातु का मूल्य निर्धारित करना, आपस में मेदर का समाज इधर तक चलता रहा। अब ये देखा हमने कि समाज खतरे में आ रहा था आंतरिक कारणों से। आंतरिक लोग समाज के हिस्से जो थे, सदस्य थे, वो यदि नियम तोड़ रहे थे तो उनके नियंत्रण के लिए कुछ पहलवानों को, जो भी कह लें, जिसे अजम पुलिस कहते हैं, इन्हें रखा गया। रात के समय देखा गया कुछ उठाईगिरी चालू हो रही है, कुछ लोगों के अंदर बेईमानी आ रही थी। रात के समय पहरा देना है या जानवरों को नहीं घुसने देना गांव के अंदर, कोई हिंसक पशु आकर के कुछ नुकसान कर सकते थे। रात के जागने के लिए कुछ आदमियों की ज़रूरत थी, जिसे आज हम चौकीदार कहते हैं। इस चौकीदार के काम करने के लिए जो सक्षम शरीर के लोग थे, उनसे पूछा गया क्या ये आप ऐसा काम करेंगे? उसने बोला हम अगर रात में ये सब करेंगे तो हमारे खेत या हमारे गाय बैल या हमारी भैंस या हमारे दूसरे काम कौन करेगा? तब ये तय किया गया कि आप जो है गांव की रक्षा करिए रात के समय। दिन के समय यदि कोई आदमी को हम देखते हैं कि उसका व्यवहार न्याय संगत नहीं है, उसको दंडित करना है, उस समय पे आप काम करिए और आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम करेंगे। यहाँ तक कि पब्लिक वर्क्स अगर कोई होते हैं तो उसमें आपको योगदान करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको करेंगे आपके लिए। तो आपकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करेंगे और जो आपकी दूसरी आवश्यकताएं आवागमन की या दूसरे जो है, ये सब हम आपको करेंगे, करके देंगे। आप सिर्फ हमारी आंतरिक सुरक्षा इसको सुनिश्चित करिए। तो ये वर्ग जो है समाज में विकसित हुआ। धीरे धीरे ये देखा गया कि भाई कहीं पर पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मीनें लोगों की हैं, इसका कहीं पर भी कोई हिसाब रखे कि ये ज़मीन किसकी है, क्या है, इसकी नाप क्या है, इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। तो ये भी सभा ने निश्चित किया कि इसका हिसाब किताब भी हम रखेंगे और सभा तय किया करेगी बैठ करके कि कौन चौकीदारी की ड्यूटी में रहेगा, कौन ये सब हिसाब किताब रखेगा और जो सभा है वो उसके आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, सुनिश्चित करेगी कि लोग कोई उसे धोखा न दें। यदि वो सबके हित में काम कर रहा है, अपने जीवन को संकट में डालता है, जानवरों से मुकाबला करता है, या कोई ऐसे लोग जो नियम कानून तोड़ते हैं, कभी कभी उनके पास में घातक हथियार हुआ करते थे, अगर ऐसा कार्य वो कर रहा है तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होना चाहिए। और समाज में एक नया वर्ग जन्मा जो कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहा था। तो देखो ये विशेष थोड़ा इसको ध्यान से आपको रखना है, क्योंकि बाद में इस चर्चा में हमारे बहुत आवश्यक चीज़ बनने वाली है कि कुछ लोग जो कुछ भी उत्पादन नहीं करेंगे लेकिन उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी और वो लोग समाज के हित में काम करेंगे, समाज की रक्षा के लिए काम करेंगे और समाज के नियंत्रण में भी रहेंगे। समाज उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा लेकिन उन्हें समाज के सभा के नियंत्रण में रहना होगा। ये जो है राजनीतिक विकास की शुरुआत थी, ये आंतरिक कारणों से थी। अब थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। गांव के लोग आपस में सब मिलजुल करके रहते थे, 2-2 4-4 गांव के लोग भी मिलकर रहने लगे, समूह बनता चला गया।
जिसे कबीला कह सकते हैं, कबीला बनता चला गया। भौगोलिक कारणों से इनके शरीर की बनावट भी लगभग समतुल्य होने लगी, ज़्यादा फर्क नहीं रहता था। रंग, रूप, भाषा भी इनकी विकसित हो गई। ये कबीले में रहने लगे। अब एक नया खतरा, नया संकट इन गांवों के सामने आया। इस गांव वालों ने ये देखा कि जो दूसरे कुछ गांव के लोग हैं वो कभी भी वहाँ खेती नहीं करते थे, कभी वहाँ रहते नहीं थे। पहले कोई दूसरे लोग रहा करते थे और अब कुछ दूसरे लोग आकर के बस गए और पहले वाले लोग सब वहाँ से भाग गए। विचार किया गया कि ऐसा कैसे हुआ। तो ये देखा कि कुछ लोग जो थे ज़्यादा शक्तिशाली थे, उन्होंने जंगल काटने या जानवरों को पकड़ने या घर बनाने या सड़क बनाने या घाट बनाने का काम करने का परिश्रम नहीं किया। उन्होंने बनी बनाई जगहों को लूट लिया। ये लोग जो थे ये हमारे गांव के लिए भी खतरा बन सकते थे, ऐसी भावना लोगों में आई। अब इनसे रक्षा करने के लिए तैयारियां शुरू हुई। कभी कभी किसी किसी गांव पर आक्रमण हो जाता था, नुकसान हो जाता था, कभी कभी गांव खाली करना पड़ता था, कभी कभी धीरे धीरे मुकाबले में जीत जाते थे लंबे समय में। लेकिन इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई कि हमें कुछ ऐसे लोगों को ज़रूर रखना पड़ेगा जिनको हम सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और उनका कार्य सिर्फ लड़ना रहे। और ये नए योद्धा वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, द वॉरियर क्लास। अभी बीच में ही मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे समय आने पर फिर से बात होगी कि ये जो वर्ग था इसका अस्तित्व बिल्कुल न्यायपूर्ण था, आवश्यक था, क्योंकि बाहर का व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, इसमें हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता और इस खतरे से हम आग भी नहीं मूंद सकते। इसी तैयारी हमें करना है। और यदि हमारे बीच में से कुछ लोगों को बिना कुछ किए सारी चीज़ें उपलब्ध कराना पड़ती हैं, वो बिना कुछ उनसे लिए उन्हें इतना सब देना पड़ता है, तो ये ठीक होगा, क्योंकि ये समाज के अस्तित्व के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे आदमी समाज के अंदर दो व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित करने के लिए शक्ति की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए इसी तरह बाहर के लोगों से आक्रमण के लिए शक्ति की ज़रूरत पड़ी और क्रम आगे बढ़ता चला गया। लेकिन अभी तक ये कबीलों के ही रूप में थे, कबीलों के रूप में ही रहते थे। कुछ तो सुरक्षा की आवश्यकता, लेकिन इससे बढ़ के एक आवश्यकता थी, कैसे आगे बढ़ता है समाज। अभी जैसे हमने देखा कि धातु का मूल्य निश्चित किया गया और धातु जो है संचय योग्य थी और जो व्यक्ति की अतिरिक्त आय हुआ करती थी उसे धातु के रूप में रख लेता था। लेकिन ऐसा समय भी आ सकता है, आया होगा, जब धातु का संचय करने में जो ज़्यादा जिनके पास में सामर्थ्य था उन्होंने धातु कुलों के या अनुपयोगी रूप में रखना शुरू कर दिया था और बर्तन बनाने के लिए धातु की कमी पड़ रही थी। तब लोगों के मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम जो इतने गांव के लोग हैं, कई गांव के लोग मिल करके, क्यों ना हम लोग मिल करके एक सभा में ये तय करें कि हम एक थोड़े से धातु को ज़्यादा धातु के बराबर मान लें। एक धातु का टुकड़ा 10 ग्राम का, उसे हम 1 किलो तांबे के बराबर मान लेंगे। 10 ग्राम तांबे के सिक्के को हम 1 किलो तांबा मान लेंगे। अब इसकी गारंटी क्या हो, तो उस पर मोहर लगा दी जाए सभा की, समाज की, और उस पर एक मोहर लगा करके कहा गया कि ये जो 10 ग्राम तांबा है, चूँकि इसमें हमारे सभा की मोहर लगी हुई है, इसलिए ये 1 किलो तांबे के बराबर माना जाएगा। और इस प्रकार जैसे कौड़ी माला के रूप में या आभूषण के रूप में या कौड़ी सब लोगों ने मिल करके माना कि कौड़ियाँ जो है इसको एक
हम एक करेंसी के रूप में मानेंगे। तो ये दूसरे प्रकार की टोकन करेंसी आई जिसका आंतरिक मूल्य उतना नहीं था जितने को उसको माना जा रहा था। वो सिर्फ 10 ग्राम था लेकिन उसे 1 किलो के बराबर माना जा रहा था। इस प्रकार की सांकेतिक मुद्रा और विकसित होकर के आई। लेकिन राजनीतिक विकास जो ज़रूरी होता चला जा रहा था, इसके साथ साथ इसमें भी आर्थिक गतिविधियों में भी बड़ी मदद मिली। वो हम देखते हैं कैसे। एक गांव का जो समूह था